26 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से बैज की मुलाकात और अब 29 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलावा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में किसी बड़ी सर्जरी का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक संकेत साफ है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेताओं का जमावड़ा एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी दौड़ शुरू होगी। विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद इस बात की उम्मीद थी कि पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर कुछ फैसला करेगी, लेकिन सब कुछ टलता चला गया और अब जब दीपक बैज अपने 3 साल की कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अध्यक्ष की दौड़ को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म है और अब भाजपा इस कुर्सी दौड़ पर चुटकी ले रही है। आप देख लेना, भूपेश बघेल जी किसी शर्त में दीपक बैज जी को रिपीट नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल जी हैं। उससे एक कदम नीचे वो महासचिव हैं, उससे एक कदम नीचे उसके पट शिष्य देवेंद्र यादव जी हैं सचिव। महा और सचिव का अंतर है बस महाशब्द का, दोनों के बीच में। ये दोनों मिलके नहीं बनने देंगे। मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा, कुछ होगा। बैठकें तो रोज होती, हम लोग तो रोज देख रहे हैं। 2.5 साल का तो कर्नाटक में भी चल रहा है। हम लोग तो 5 साल पहले सुना है इस बात को, 2.5 साल करके। 2.5 का पहाड़ा कांग्रेस ने अच्छे से पढ़ा है। इधर दिल्ली बैठक से लौटे दीपक बैज अध्यक्ष बदलाव जैसी बातों से अलग अपनी नई टीम तैयार करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि नई कार्यकारिणी गठन के साथ संगठन के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हुए काम करने के उन्हें निर्देश मिले हैं। अजय चंद्राकर जी के बयान पे अब क्या है, वो बोलते रहते हैं ऐसे। इंदिरा भवन शाम को 5 बजे हमारे संगठन के महामंत्री माननीय केसी वेणुगोपाल जी ने लगभग 13 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्जों के साथ बैठक किए। देखिए, मंडल अध्यक्षों की तो मंडल अध्यक्ष कार्यकारिणी बन चुकी है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारिणी उनका बनाना है, और जिला अध्यक्ष संगठन सृजन से बन चुके कार्यकारिणी उनका बनाना है। बिल्कुल लगभग आगे फिर से नए चेहरे, युद्ध चेहरों को मौका मिले। फिलहाल एक और संगठन सृजन के बाद संगठन के ढांचे को मजबूत करने की कवायद चल रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के बड़े नेता बैज, ताम्रध्वज, भूपेश और बाबा के साथ महंत को बुलाया जाना ठंडी पड़ी कांग्रेस की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर रही है। बीजेपी जरूर अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा की आग के साथ हाथ सेकने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष की कुर्सी दौड़ नए राजनीतिक हलचल को बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में चल रही उस नई हलचल पर जिसकी चर्चा इस समय राजनीति की सुर्खी बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में कुर्सी दौड़ की। कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी में कौन बैठेगा, इसके लिए अब कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि 29 तारीख को वो अहम बैठक होने जा रही है जिसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता जुटेंगे और ये वो नेता हैं जो कि अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ऐसे समय में ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि दीपक बैज अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव में है उनका कार्यकाल, और ऐसे में नए अध्यक्ष को कांग्रेस खोज रही है और इसी की कवायद में ये बैठक हो रही है। ऐसी चर्चाएं हैं, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस में होने क्या जा रहा है और कांग्रेस कितना बदल पाएगी अपने आप को। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए कांग्रेस की राजनीति को बारीकी से समझने वाले अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने खबर बताई कि 29 तारीख को दिल्ली बुलावा कांग्रेस के नेताओं को है
और इस बुलावे के पीछे की वजह कई है। उसमें से एक ये भी कि क्या अध्यक्ष बदला जाए और जो अध्यक्ष है उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, ये भी जोड़ा जा रहा है। तो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध जी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि खबर अभी सतह में आई नहीं है, सुगबुगाहट है, कुछ चर्चाएं हैं, उनको वो किस ढंग से देखते हैं। दुबे जी, क्या लग रहा है, कुछ बदलाव के संकेत हैं क्या कि दीपक बैज के नेतृत्व में फिर से एक बार नया विधानसभा चुनाव जो आने वाला है वो लड़ती हुई कांग्रेस दिखाई देगी? देखिए, क्या है कि कांग्रेस जो है निर्णय लेने में बहुत वक्त लगाती है, जहाँ तक कि मैंने देखा। और दूसरी बात यह है कि सुगबुगाहट की बात है तो निश्चित रूप से 3 बड़े नेताओं को, 4 बड़े नेताओं को इस तरह से दिल्ली बुलावा करना मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण तो है मोहन जी। और आपको याद होगा, बैज जी की बात कर रहे हैं, बल्कि साल 1.5 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा, या 2 साल तो हो ही गया होगा, चर्चा चली थी कि टी.एस. सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। चूँकि उस समय परिदृश्य ऐसा था, बहुत समय कठिन था। कांग्रेस जो सत्ता से उतरी थी, सत्ता से हटी थी, फिर उस समय वो जो है मतलब ये, हालांकि खुल के बातें सामने नहीं आई, लेकिन भीतर खाने से जो बात सुनने में आती है, तो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा, उन्होंने इस बात को कहा था। और इस कारण जो माना जाता है कि दीपक बैज जी की राह खुली। और इसमें कोई दो मत नहीं, दीपक बैज जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, बस्तर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले नेता हैं। और बीच बीच में जो कठिन जो है परिस्थितियाँ उपजती है, इतनी बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, तो उसको बहुत तरीके से वो फेस करते चले गए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उनकी जो योग्यता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, आपने देखिए एक जो है सवाल, जो आपका सवाल सामने आया, तो एक बात आपने कही कि क्या अगला विधानसभा चुनाव जो है दीपक बैज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मैं बिल्कुल जो है इस चीज़ को दावे से कह सकता हूँ, मतलब एक जो मेरा जो राजनीतिक आकलन है, आपने एक समीक्षक के तौर पर बैठाया है, अगला जो चुनाव जो है विधानसभा वो दीपक बैज जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, दीपक बैज जी की जो शख्सियत को वहाँ पे जो है मतलब राहुल गांधी जैसे नेता भी समझते हैं, तो दीपक बैज जी को यूं ही नहीं है कि मतलब दरकिनार कर दिया जाएगा। उनकी योग्यता का संपूर्ण लाभ किस तरीके से लिया जा सकता है, इस पे विचार किया जाएगा और बिल्कुल उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे आप राज्यसभा सदस्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उठ रहा है कि के.टी.एस. तुलसी, तो फिर वहाँ पे राजीव शुक्ला और वहाँ पे रंजीत रंजन, तो ये बात लगातार विपक्ष उठाता है और घेरता भी है, कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनता। तो उस स्थिति में एक संभावना बिल्कुल है कि दीपक बैज जी क्या राज्यसभा जा सकते हैं। और अगर ये राज्यसभा की सदस्य की बात अगर ये ऊपर वाले सोचते हैं तो वो उस पद को डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो उस योग्य हैं। तो लेकिन सिर्फ मैं वही कहूँगा कि जो आपका सवाल था, फिर से उसको दोहरा देता हूँ उस जवाब को बहुत संक्षेप में, कि अगला जो है 2028 का जो चुनाव है वो दीपक बैज जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, वो तो नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन कुछ सर्जरी की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस, या सोच रही है क्या ऐसे समय में जब 2 साल इस सरकार को पूरे हो चुके हैं? देखिए, कुल मिला के मोहन जी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत कम वोटों से जो है टी.एस. सिंहदेव जी हारे। हो सकता है कि वो फिर विधायक बनते तो वहाँ पे जो है सदन में उनकी भूमिका कुछ और होती। आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष थे पिछले कार्यकाल में, और चूंकि मतलब परिस्थितियाँ ऐसी थी तो वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जैसा जो है महत्वपूर्ण दायित्व महंत जी के हिस्से में आया। ये भी तो हो सकता था कि अगर ये उतने कम वोट से ना हार के बाबा जीते तो नेता प्रतिपक्ष होते। तो आज जो है नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर चरणदास महंत जी के पास है। तो कम से कम पार्टी ये नहीं करेगी कि एक नेता प्रतिपक्ष पद से हटा के उस काबिल व्यक्ति को वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए। और भूपेश बघेल जी के कंधों में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मतलब उनका आकलन राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में होने लग गया है और सारी चीजें हैं, और निश्चित रूप से पार्टी को एक मुकाम पे पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन वहां पे भी भूपेश बघेल जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। 2 युवाओं के नाम पर विचार होते रहे पूर्व में, देवेंद्र यादव और उमेश पटेल। तो मुझे नहीं लगता कि उनके नामों पर भी इतनी जल्दी विचार होगा। कुल मिला के मुझे लगता है कि दिल्ली में टी.एस. सिंहदेव जी के नाम पे जो है बड़े पुरजोर ढंग से गंभीरता से जरूर विचार होगा। निर्णय क्या लेना है नहीं लेना तो कांग्रेस आला कमान का जो है मुद्दा, उनका वो इशू है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बाबा के नाम पे बहुत गंभीरता से दिल्ली में विचार होगा। चलिए, तो संकेत तो साफ हैं, और ऐसे में जब ये आग सुलग रही है और उसका धुआं उठ रहा है तो उसे हाथ सेकने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी से सवाल ले लेते हैं, फिर शिव सिंह ठाकुर जी की ओर चलूंगा। पहले प्रवीण जी से ले लेते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस अपनी ये सर्जरी करे, अपने नेता बदले, उससे आप लोग को ज़्यादा निगाह होती है,
मौका नहीं छोड़ते चुटकी लेने से कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, केवल बुलावा हुआ है, क्या होगा अभी कुछ तय नहीं है, फिर भी उत्साहित दिख रही है बीजेपी, क्यों? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय शिव सिंह जी, अनिरुद्ध जी और मोहन भैया, आपको नमस्कार और प्रणाम, और जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई सन 2023 को आदरणीय दीपक बैज जी की नियुक्ति होती प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन 12 जुलाई 2023 के बाद आज की तिथि में भी आदरणीय दीपक बैज जी की स्वयं की कोई कार्यकारिणी नहीं है। जो मोहन मरकाम जी की प्रदेश की कार्यकारिणी है उधार की, वही वो चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि आदरणीय दीपक बैज जी बड़े सम्मानित नेता हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं कहूं तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे शायद वो, उसके बाद अगर हम कहें तो महासचिव, बहुत बड़े दायित्व भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण आदिवासी नेता को कांग्रेस पार्टी ने रबर स्टैंप बनाकर रखा है, क्योंकि ऐसा आदिवासी नेता जिसको अगर कहें कि इतना अधिकार नहीं है कि अपने प्रदेश के कार्य को आप तय कर सकते हो, तो निश्चित रूप से कैसा सम्मान। और रही बात देखिए, लगातार अगर हम कहें तो निश्चित रूप से कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है कि कौन किस गुट का व्यक्ति है, केवल वही व्यक्ति बड़ा पद पा सकता है। कांग्रेस में बड़े पद पाने के केवल दो, अगर कह सकते हैं, दो बड़े पैमाने। पहला तो आप किसी गुट के व्यक्ति हो, दूसरा आपने कोई बड़ा अपराध किया हो, तभी आपको बड़ा पद मिलता है। रही बात अगर आप यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, आदरणीय दीपक बैज जी को अगर हम कहें तो लगातार अगर कहें तो उनके ही कार्यकाल में उनके ही नेताओं ने कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए। आपको याद दिला दो, जब भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, अगर हम कहें तो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी ने प्रश्न उठाया था कि भाई प्रदेश का अगर मुखिया कोई हो सकता है संगठन का अच्छा, तो भूपेश बघेल जी हो सकता है, ये रविंद्र चौबे जी ने कहा था। तो ऐसे बार बार अगर हम कहें तो इन्हीं के नेता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर कहें खुले तौर पर आदरणीय दीपक बैज जी का विरोध करते आए हैं। और मैं तो कहूं बार बार उनका अपमान होता है, और यही संगठन अभी तो नहीं हो रहा है, पुरानी बात हो गई ये सब। आदरणीय मोहन जी, आप ये सोचिए, स्वयं पहली बात तो आपको भी बधाई कि आप रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने हैं। भाई आपको भी अधिकार है कि आप अपनी टीम का गठन कर सके, लेकिन सोचिए आदरणीय दीपक बैज जी प्रदेश के अध्यक्ष है, कहा जाता कि है, लेकिन अभी तक स्वयं की कार्यकारिणी नहीं है। और देखिए कांग्रेसी क्या बहाना दे रहे हैं कि भाई आदरणीय दीपक बैज जी ने क्या कहा कि भाई वो टीम का विस्तार करने जा रहे हैं। जब कार्यकाल को कर कहें तो मुश्किल से 5 महीना बचा है, तब कौन सा आप कहें तो कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे? केवल कहने की औपचारिकता है। जनता भी जानती है कि गुटों में बटी पार्टी है, आपसी खींचतान चल रहा है। अगर हम कहें वास्तविकता में कहें तो कहीं ना कहीं गुटों में बटी पार्टी है, कौन किस गुट का है उसको कहने की जनता जानती है। और देखिए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के समय भी देखिए भूपेश बघेल जी के अधिकांश नेता जिलाध्यक्ष बने। और महत्वपूर्ण विषय मोहन जी, केवल मैं 30 सेकंड लूंगा, इनके जब मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो यह प्रमाणित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी धरातल से दूर है, क्योंकि एक मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु लगभग 6-7 महीने पहले हो जाती है, उसको ये मंडल अध्यक्ष बनाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जनता से और कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, चलिए सरोकार है कि नहीं वो तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं शिव सिंह जी, क्या दीपक बैज को बदलने जा रहे हैं क्या? बार बार जैसे ही दिल्ली बुलाते हैं सारे नेताओं को तो यही चर्चा शुरू हो जाती है कि अब कोई नया अध्यक्ष बनेगा। भूपेश बघेल जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है, हमको नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा क्या? देखिए मोहन जी, दीपक बैज जी बहुत अच्छा हाईकमान के नज़र में वो जो कार्य कर रहे हैं, हाईकमान भी खुश है और प्रदेश के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सारे नेता हमारे एकजुट हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता हमारे कांग्रेस के ये बोल चुके हैं कि सब सामूहिक हमारे पास नेतृत्व के हिसाब से अपन करते हैं। जिस प्रकार से हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि रबर स्टैम्प, अभी आप देख लीजिए कि रबर स्टैम्प कौन है, ये तो पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि विष्णुदेव सरकार जी जो है, विष्णुदेव जी ये दिल्ली के जो है आदेश पे चलते हैं और वहीं से जो है सारा कमांड होता है। और इनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में जो है कितने दिन लग गए, कई दिन लग गए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे मतलब भाई हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे वो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नाम उछला था वहाँ भी अंदर अंदर खाने में जो है राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर में जो इनके जो है मतदांतर हुआ है कि कई नाम उतरे आए, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे तो नितिन गडकरी, तो ऐसा 3-4 नाम जो उछल रहे थे उनको वो नाम हम लोगों को नहीं बनाया गया। और वो यहाँ तक कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने तो रायपुर से, छत्तीसगढ़ से एक वीडियो उनका वायरल हुआ जो वो यहाँ पे उन्होंने जो किया था। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी
वो कई मतलब आज चर्चा तो आपके यहाँ की है, इसमें तो हो चुकी है सब जी चर्चा। भाई, मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ मोहन जी कि इनके पार्टी में भी जिस प्रकार से सिर फुटअव्वल हुआ है, अजय चंद्राकर जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी दो वो हैं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय पर ही काम करते हैं। इनके यहाँ होता है जैसे अजय चंद्राकर जी बोल देते हैं कि टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे हम, अगर चाहे मुख्यमंत्री, तो क्या अनुशासन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुशासित पार्टी बोलती है और अजय चंद्राकर जी किस टाइप का बयान देते हैं? उनको क्या ये पावर है कि वो एक रात के लिए या एक दिन के लिए टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री अभी बना क्या देंगे? माने, कांग्रेस में हो रही है हलचल, कांग्रेस है, नहीं में है, कार्यकारिणी दिल्ली क्यों बुलाए हैं? बनेगी। देखिए मोहन जी, दीपक बैज जी आगे काम करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो हाईकमान जो है वो करेगा। हाईकमान क्या करेगा, 3 साल अभी बहुत समय है तब, लेकिन हाँ जुलाई में हो रहा है बता रहे हैं, खत्म। 3 साल उनका जुलाई में हो रहा है, अभी काफी समय है और उसके बाद जो है हाईकमान इस पर निर्णय करेगा कि दीपक बैज जी के कार्यों का जो है वो मूल्यांकन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से दीपक बैज जी हर कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर जनता के बीच में जा रहे हैं, कई पद यात्रा निकाल चुके हैं उन्होंने, जो है अडानी अंबानी के खिलाफ भी उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है और लगातार वो पद यात्रा कर रहे हैं, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे SIR हो, सारे चीज़ों में वो भारतीय जनता पार्टी को बने बैकफुट रहेंगे। में डाल मतलब दिए हैं। कांग्रेस ये नहीं मान रही है कि अभी हटने वाले हैं। दुबे जी, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? हम तो कई बार देख चुके हैं कि कुछ महीने ही अध्यक्ष रहता है, बदल जाता है, और बदलने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कांग्रेस में कभी भी कुछ भी हो जाता है। आपका अनुभव क्या बोलता है? अभी कार्यकाल बचा है जुलाई तक। देखिए क्या है, हमेशा कांग्रेस में ऐसा होता है ये बिल्कुल नहीं मान सकते मोहन जी, क्योंकि नंद कुमार पटेल जी जब थे तो उनका बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा था। झीरम घाटी वाला हादसा नहीं हुआ था तो 2013 का जो चुनाव है नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में लड़ा जाता। उसके बाद जब 2013 का चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद जैसी भी जो स्थितियां रही, भूपेश बघेल जी के हाथ में कमांड आई प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की, बहुत लंबे समय तक वो रहे और उनके नेतृत्व में सरकार बनी। देखिए क्या है कि क्षमता पे रहता है निर्भर, मतलब ये कि आपकी कमांड कैसी है। तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को मजबूत करने में छत्तीसगढ़ में जो मतलब इतने मतलब है ना, इस कदर पतन हो गया था, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस दौर को आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हमारे साथियों ने भी देखा है। मतलब कई बार तो निराशा के भाव में ये कहे थे कि अगर यही हाल रहा तो 20 साल कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेसी कहा करते थे। लेकिन कम से कम नंद कुमार पटेल जी ने मजबूत किया, भूपेश बघेल जी ने कहा हम अभी की बात में आए। देखिए क्या है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और उस बड़े परिवार में बहुत सारी चीज़ें चलती है। अब जैसे बिलासपुर में जो वहाँ पे जो है अभी शपथ ग्रहण हुआ शहर कांग्रेस अध्यक्ष जिला ग्रामीण, तो देखिए मतलब हर बात में गहरा मर्म छिपा रहता है। उसमें अपने विवेक जी ने अपने संबोधन में कहा कि जी हुजूरी की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे 2028 को टारगेट में रखें। तो जी हुजूरी कौन किसकी कर रहा है, मतलब आप देखिए गहरे मर्म को समझिए। महंत जी के बोलने की बारी आई, डॉक्टर चरणदास महंत जी की, तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी छोड़ पार्टी के हित में काम करें। भाई इतने बड़े विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, इतने सीनियर नेता बोल रहे हैं, तो मतलब कहीं गुटबाजी का कहीं कुछ है। और महंत देखिए कौन किसके साथ कंफर्टेबल होता है। डॉक्टर चरणदास महंत जी ने एक समय में कहा था, ये कांग्रेस की सरकार के रहते हुए मैं कहा था, जब एक बार उनसे पूछा गया था कि भाई सेमीफाइनल में तो मैं और ताम्रध्वज साहू भी थे, मैं मतलब डॉक्टर चरणदास महंत जी और ताम्रध्वज साहू, लेकिन फाइनल में मामला दूसरा था। तो फाइनल में कौन थे मुख्यमंत्री बनने के समय में? भूपेश बघेल जी थे और अपना टीएस सिंहदेव से फिर 2.5 साल वाला मामला था, उसको भी हम परे रख कर बात करते हैं। मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी जहाँ तक क्या करेंगे, ऐसा दायित्व तो कहीं मिले प्रदेश अध्यक्ष का तो शायद स्वीकार ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी तरह की जिम्मेदारियां उनके पास है और अभी बेहद संघर्ष का दौर भी है ना, बेहद संघर्ष का भी दौर है। कौन किसके साथ कंफर्टेबल रहता है ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अगर कहीं कंफर्टेबल आप इस पे जाएं कि जो नेता कहीं दिल्ली में जिनका बुलावा आ रहा है तो कौन किसके साथ कंफर्टेबल है और कौन किसकी पैरवी वहां पर करेगा, यदि ये बात आई कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम लिया जाए तो ठीक है। तो काफ़ी हद तक अभी समीकरण बनेंगे और 29 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन प्रवीण साहू जी, ऐसे में चुनौती आप लोगों के सामने बढ़ जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर कांग्रेस का बन रहा है, पहले हम देखें जिला में हो गया, मंडल हो गया, बूथ कमेटियां बन रही है, अब कार्यकारिणी बन रही है, नया अध्यक्ष भी आ जाएगा। चुनौती कैसे देखते हैं? कांग्रेस बदली हुई है इस बार, वो कांग्रेस नहीं है जिसे आप लोग ने हराया था। देखिए कांग्रेस कहाँ बदली हुई है, इनके
जो है मंडल अध्यक्ष की सूची आती है, अगर हम कहें तो गरियाबंद एक का आध चूक हो जाती है, वो तो आपके यहाँ भी हुई है। नहीं, सोच को लीजिए, तो आप लोग ने मतलब भाई अगर देखिए कि मृत व्यक्ति जिनके प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है। अगर कहे कहीं ना कहीं सूची प्रदर्शित करता है, देखिए किसी के नाम अगर कहे तो कुमारी की जगह श्रीमती हो जाना, इस प्रकार के क्लरिकल एरर चलता है। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिसकी मृत्यु 6 महीने पहले हो सकती है, हो चुकी है, उसकी यदि आप नियुक्ति कर पत्र में आप जारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं है कदापि। और रही बात, देखिए भाजपा लगातार किसी भी प्रतिद्वंदी से नहीं डरती है, भाजपा लगातार जनता के हित में काम करती है और लगातार हम चुनावी मोड में रहते हैं क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं। लेकिन आदरणीय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए उन्हीं के जो अगर पहले व्यक्तित्व की हम बात करें तो कांग्रेस बहुत देरी करती है। देखिए मैंने जो डेट बताया ना कि 12 जुलाई सन 2023 को आदरणीय दीपक बैज जी की नियुक्ति होती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक अपने कार्यकारिणी की नियुक्ति क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं भाई किसकी बंदिश है, जनता यह भी जानना चाहती है। काम तो चल रहा है ना, काम देखिए यही तो बात है, केवल काम चलाओ वाला काम चल रहा है, जनहित के विषय में कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि संगठन तो इनके पास है ही नहीं। कहें तो उधार की कार्यकारिणी चल रही है। और रही बात देखिए अनुशासन की, ये बात कर रहे थे आदरणीय शिव जी, देखिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बैठक में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं अगर कहे सबके सामने क्या कहा था कि आदरणीय चरणदास महंत जो है कमजोर नेता प्रतिपक्ष है। ये भाजपा का आरोप नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री का वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष पर आरोप था। और देखिए लगातार बैज जी ने जिस प्रकार से अपने बयान में जो जिक्र किया, जिसका कहीं ना कहीं उल्लेख अनिरुद्ध जी ने भी किया कि जी हुजूरी बहुत चलती है, और महंत जी ने भी उसी भाषण पर ही कहा था कि गुटों में बटी हुई पार्टी है और सिर्फ फुटबॉल बहुत ज्यादा है। वही भाजपा संगठित पार्टी है क्योंकि हमारा लक्ष्य विकसित भारत को लेकर है। हमारा बात ये हमारा जो लक्ष्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को हम बात करें। आ गया। और ये है कि कुल मिलाकर कांग्रेस कमजोर है, इसलिए कोई चुनौती बीजेपी नहीं मान रही है कांग्रेस को। शिव सिंह जी, ऐसे आप लोग लड़ते रहेंगे, अध्यक्ष बनाने को लेकर चलते रहेगी कवायद, तो कैसे मुकाबला करेंगे बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी के सामने? देखिए मोहन जी, बीजेपी जरूर कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें सिर्फ आदेश होता है और मुंह को बंद करिए और जो आदेश हो रहा है उसको पालन करिए। ये कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें केवल लोगों को जो है ना डिबेट होता है और ना इसमें आदेश होता है। सिर्फ हमारी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सारे लोगों को बोलने का अधिकार है, कार्यकर्ता से लेकर जो है नेता तक को बोलने का अधिकार दिया जाता है। सारे चीज़ें को बोलने के बाद आखिरी में हाई कमान जो है निर्णय करता है। तो केडर बेस जरूर है, लेकिन केडर बेस ऐसा है कि चुप रहो और सिर्फ आदेश का पालन करो। ये संस्कृति जो है इन्हीं से जब तो से मुकाबला करना है, इसी जब से मोदी जी और जब से अमित शाह आए हैं, जो हाई कमान संस्कृति चला रहे हैं कि किसी को बोलने नहीं देते हैं। कांग्रेस से आई है ये संस्कृति। कांग्रेस में लोकतांत्रिक संस्कृति है मोहन जी, पूरा ब्लॉक अध्यक्ष से चालू करते हैं, अब तो हमारे मंडल भी बन गए हैं। और देखिए संगठन सृजन इसीलिए हुआ, सारे कार्यकर्ताओं से, चाहे वो मंडल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, सारे को संगठन सृजन के तहत जो लिया गया है एक एक कार्यकर्ता से। ये जो प्रवृत्ति कांग्रेस में थी वो आप लोग में आ गई है, हाई कमान संस्कृति। देखिए हमारे ऐसे में आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? हमारे यहाँ हाई कमान की, आला कमान की कोई संस्कृति नहीं है। आदरणीय नितिन नवीन जी की जिस दिन नियुक्ति होती है उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या कहता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी मेरे बॉस है। निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कह सकता है। लेकिन उनको उदाहरण देता हूं कि अगर हम बात करें कर्नाटक में जो विवाद चल रहा था, तब इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा कि इस विवाद के विषय में आला कमान तय करेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पावर नहीं है कि किसी विषय में बने रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात है। ये एक डिस्कशन का विषय है। दुबे जी से टिप्पणी लेते हैं। दुबे जी, अब होगा क्या? कांग्रेस की राजनीति को किधर जाते हुए देख रहे हैं? बड़े फैसले करने का समय है। कांग्रेस क्या ले पाएगी क्या बड़े फैसले? राज्यसभा भी तय करना है इसी साल, भाई कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाना है, और यही वो साल है जब आप बेहतर टीम बनाएंगे तो आने वाले 2 साल में वो टीम जो है वो मुकाबले में उतरेगी बीजेपी के सामने। बात है चयन की। देखिए क्या है कि मैंने पटेल जी का उदाहरण दिया और भूपेश बघेल जी का उदाहरण दिया, और निश्चित रूप से दिल्ली के ये जो दिल्ली का जो ये चयन था बड़ा महत्वपूर्ण था। और क्या है कि हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से जो है यहाँ पे मंत्रणा करते हैं दिल्ली में, और बहुत सारी चीज़ें चलती है मोहन जी। आप ये गौर करिए कि ओबीसी फैक्टर, पटेल जी भी जो है वहाँ पे ओबीसी नेता थे, भूपेश बघेल जी भी ओबीसी नेता थे। और वहाँ पे दिल्ली में सतत चिंतन मनन इस बात पे बहुत ज़्यादा चलता है कि मतलब जो यहाँ के जो एक आदिवासी बहुल राज्य होना या पिछड़ा बहुल राज्य होना, इस तरीके की वहाँ पे मेंटेलिटी है। और भूपेश बघेल जी के सीएम बनने का भी एक बहुत बड़ा कारण वो था, जैसा वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती है। बात वही होगी। देखिए कुल मिला के
ये तो केवल हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं या अटकलों का दौर है, या हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि 29 तारीख में यहाँ पे कहीं कोई होगा। बात परिवर्तन की, एक जो अनुमान आप लगा रहे हैं मैं भी लगा रहा हूँ। देखिए क्या है कि टी.एस. सिंहदेव जी के नाम पे बड़ी शिद्दत के साथ विचार होगा, ये मुझे लगता है। और बाय द वे अगर कहीं वो कहीं ऐसी स्थिति नहीं बनी या कहीं कोई और उनका कहीं उपयोग सोचा जा रहा होगा पार्टी में, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस बार मुझे लगता है कि किसी ओबीसी नेता के नाम पे विचार हो सकता है। क्योंकि दीपक बैज जी ने अपना जो है वजन इतना बढ़ा लिया और अपना कद इतना ऊंचा कर लिया, वो तो है अपने स्थान पे, लेकिन क्या है कि आदिवासी वर्ग से कोई जो है ना उतना जो है मजबूती के साथ कांग्रेस में कोई नेता उभर कर दीपक बैज जी के बाद अभी सामने आते नहीं दिख रहा है। तो बात तो दो ही चीज़ों पर आएगी, टी.एस. सिंहदेव या फिर ओबीसी वर्ग से। अगर कहीं युवा पे बात हुई तो फिर मैं 2 नाम पहले ही ले चुका हूँ, देवेंद्र यादव और उमेश पटेल। और बाकी फिर आप देखते हैं और मैं भी देखता हूँ और बाकी लोग भी देखेंगे कि भविष्य में क्या होने और वाला है। अभी कुछ हार्ड एंड फास्ट हो जाए ऐसा लगता नहीं, लेकिन सर्जरी शुरू हो गई है, धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी और यही वो समय है। यानी कि अगर हम 26 में तैयारी देखते हैं राजनीतिक दलों की, तो वो 28 में पूरी तरीके से परिणित होती है। इसलिए सर्जरी की कोशिशें अभी से शुरू है, क्या होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।